जय हिंद। नमस्कार फ्रेंड्स, ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की इवनिंग की क्लास की तरफ। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, हम कर रहे हैं फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस, जिसके अंतर्गत हम कवर कर रहे हैं प्रोटीन जो कि अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे आप बायोलॉजी पढ़ते हो, चाहे आप साइंस का कोई भी किसी फील्ड में साइंस आप पढ़ रहे हैं या फिर होम साइंस कुछ भी पढ़ रहे हैं, सभी के लिए सीरीज काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक देना ना भूलें। क्लासेस आपको कैसी लगती है और इस क्लास को हमारे जितने भी लर्नर्स हैं सभी के पास जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप उनको शेयर करें, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ के अपने स्टडी को कंटिन्यू कर सके। तो चलते हैं फ्रेंड, विदाउट टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। प्रीवियस क्लास का रिवीजन करेंगे। तो प्रीवियस क्लास में हमने प्रोटीन का वर्गीकरण देखा था। 3 बेसिस पर: प्रोटीन के गुणवत्ता के आधार पर, प्रोटीन के भौतिक गुण एवं घुलनशीलता के आधार पर, एवं प्रोटीन प्राप्ति के साधन के आधार पर। और इन सभी को बहुत ही डिटेल में हमने कवर किया, पढ़ाई इनके बारे में चर्चा की। इनको अच्छे से पढ़ने के बाद देन हमने इनसे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं उनकी प्रैक्टिस भी की है। तो आई होप आपने इस क्लास को देखा होगा। जो भी प्रोटीन का वर्गीकरण हमने किया बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत ही डिटेल में हमने इनको समझाया हुआ है। और हाँ, कल हमारी क्लास नहीं हो पाई, आज मॉर्निंग की भी क्लास नहीं हो पाई थी फ्रेंड्स। उसका रीज़न था कि हमारे यहाँ भी मौसम सही नहीं है, तो 2-3 दिन से थोड़ा सा मतलब बारिश है और हवा, तो उसकी वजह से आप जानते हैं मौसम ख़राब होने से नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, तो क्लासेस नहीं हो पाई। हो सकता है मे बी कल नेटवर्क सही रहे तो क्लासेस होंगी, अन्यथा कल देखो नेटवर्क के ऊपर डिपेंड करता है। तो कई बार हो जाती है ऐसी सिचुएशन कि जिसकी वजह से हम चाह के भी नहीं कर सकते, उसमें तो हम क्या ही कर सकते हैं ना। बट कोई नहीं, हम आप ये जो है कोशिश करेंगे कि अपनी क्लासेस अभी कंटिन्यू की जाए। तो फ्रेंड, प्रीवियस क्लास में से हमने बताया, हमने ये सब किया हुआ था। तो हमारी प्रीवियस क्लास का रिवीजन था। आज की क्लास में बेसिकली हम पढ़ेंगे प्रोटीन के गुण एवं प्रोटीन के कार्य। स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए फटाफट आज की क्लास। देखते हैं प्रोटीन का गुण क्या है, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन। नंबर 1 है, कुछ प्रोटीन जल में क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं। नंबर 2, कुछ प्रोटीन कोलाइडल घोल बनाते हैं, अर्थात इनमें विलयन में घुलने के उपरांत भी सूक्ष्म कणों में मौजूद रहते हैं। नंबर 3, गर्म करने पर प्रोटीन गाढ़े थक्की के रूप में जम जाते हैं। अत्यधिक तेज आंच पर जमे हुए प्रोटीन को पाचन देरी से होता है, यानी कि अत्यधिक तेज आंच पर जो प्रोटीन जमे होते हैं उनका पाचन देरी से होता है। नंबर 4, कुछ प्रोटीन सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH, क्या हाइड्रोक्साइड NaOH में घुलनशील होते हैं। नंबर 5, कुछ प्रोटीन तनु अम्ल एवं क्षार के घोल में घुलनशील होते हैं, जबकि उदासीन घोल में घुलनशील होते हैं। तो ये तो आपने देखे प्रोटीन के गुण यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन। नेक्स्ट है प्रोटीन का कार्य क्या? वर्गीकरण देख लिया, प्रोटीन को हमने भली बात ये समझ लिया, प्रोटीन का गुण देख लिया कि ठीक है चलो सब कुछ बढ़िया है, बट प्रोटीन के कार्य क्या था? फंक्शंस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का हमारे आहार में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। प्रोटीन हमारे शरीर में कई सारे कार्य करते हैं, जैसे कि नंबर 1 है शरीर की वृद्धि एवं विकास करना। हमने कितनी बार पढ़ा है शरीर के वृद्धि एवं विकास में कितना महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है प्रोटीन। देखिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी। प्रोटीन शरीर के वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोशिकाएं प्रोटीन की बनी होती है, कोशिकाएं ही ऊतकों का निर्माण करती हैं। कई सारे ऊतक मिलकर अंग बनाते हैं तथा कई अंगों के मिलने से अंग तंत्रों का निर्माण होता है। यदि प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में शरीर में नहीं रहेगा तो नवीन कोशिकाओं का निर्माण नहीं होगा, फलतः ऊतकों एवं अंगों का निर्माण संभव नहीं होगा। इस प्रकार हम पाते हैं कि शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए प्रोटीन का अमूल्य योगदान होता है। शरीर निर्माण में यदि जल का प्रथम स्थान है तो प्रोटीन का द्वितीय। शरीर के शुष्क वजन का आधार भाग प्रोटीन होता है। शरीर में कुल प्रोटीन का 1/3 भाग मांसपेशियों में और 1/5 भाग अस्थियों में, 1/10 भाग त्वचा में तथा शेष भाग रक्त, लसिका, हार्मोन्स, एंजाइम्स, एंटीबॉडीज आदि में विद्यमान रहता है। शरीर निर्माण की सबसे लघुत्तम इकाई क्या है? कोशिका, यानी कि सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका। प्रोटीन की ही बनी होती है। शरीर की प्रत्येक कोशिका अपनी कार्य क्षमता, जीवन वृद्धि एवं विकास के लिए प्रोटीन पर निर्भर रहता है। कोशिका में उपस्थित साइटोप्लाज्मा जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म तथा केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस प्रोटीन से ही बनते हैं। बाल अस्थियों के अंतःस्थल
त्वचा, नाखून, हार्मोन्स, एंटीबॉडीज, ग्रंथियों आदि का निर्माण प्रोटीन से ही होता है। निरंतर कार्य करने से कोशिकाओं में जो टूट फूट होती है वो भी क्या होती है, उसकी मरम्मत भी प्रोटीन ही करता है। अतः प्रोटीन की आवश्यकता हर उम्र में होती है। इसीलिए प्रोटीन को शरीर की आधारशिला अर्थात बिल्डिंग ब्लॉक्स की संज्ञा दी गई है। हमने पढ़ा है कि प्रोटीन को बिल्डिंग ब्लॉक्स क्यों कहते हैं, जब हम प्रोटीन की परिभाषा डेफिनेशन देख रहे थे। भ्रूणावस्था से लेकर युवावस्था तक शरीर की वृद्धि एवं विकास निरंतर होती रहती है। एक शिशु जब पैदा होता है तब उसका वजन 2.5 से लेकर 3 kg तक होता है तथा लंबाई 16 to 18 सेंटीमीटर होती है। परंतु यदि शिशु 17 से 18 वर्ष का होते होते 5 से 6 फीट लंबा और 60 से 70 kg वजन का हो जाता है और एक नौजवान व्यक्ति की तरह दिखता है। क्या देखा हमने कि जब एक बच्चा पैदा होता है तब उसका वजन कितना होता है, 2.5 से लेकर 3 kg तक होता है तथा लंबाई 16 to 18 सेंटीमीटर होती है। परंतु यही शिशु, जो बच्चा पैदा होता है वही शिशु क्या होता है, जब 17-18 वर्ष का होता है तो 5 से 6 फीट लंबा और 60 से 70 kg वजन का हो जाता है और एक नौजवान व्यक्ति की तरह दिखता है। इसका अर्थ क्या है कि शरीर में निरंतर वृद्धि एवं विकास होता रहता है। प्रोटीन वृद्धि एवं विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गर्भावस्था में जब माँ गर्भ धारण करती है तो उसके गर्भ में एक नए जीवन की शुरुआत होती है। फलतः गर्भवती माता की प्रोटीन संबंधी आवश्यकताएं बढ़ जाती हैं। गर्भावस्था में शिशु माता के रक्त से अमीनो अम्ल शोषित करता है जिससे उसका वृद्धि और विकास होता है। शिशु जन्म के बाद शिशु की शारीरिक वृद्धि तीव्र गति से होती है। क्या, जब बच्चा जन्म ले लेता है तो उसकी शारीरिक वृद्धि तीव्र गति से होती है और वह 6 माह में 2 गुना तथा 1 वर्ष में 3 गुना वजन प्राप्त कर लेता है। अर्थात जन्म के समय यदि किसी शिशु का वजन 3 kg है और 6 महीने में 6 kg तथा 1 वर्ष में 9 kg का हो जाता है। लैक्टेशन पीरियड में दूध निर्माण के लिए प्रोटीन आवश्यक है, यानी कि जब माता बच्ची को दूध पिलाती है तो उसको क्या कहते हैं, लैक्टेशन पीरियड। तो लैक्टेशन पीरियड में दूध का निर्माण के लिए प्रोटीन आवश्यक है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था तक शिशु की वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से होता है। प्रौढ़ों के लिए भी प्रोटीन की आवश्यकता कम महत्वपूर्ण नहीं है। वृद्धावस्था में कोशिकाओं एवं तंतुओं की टूट फूट तीव्र गति से होने लगती है जिसके कारण उनके गालों, हाथों, पैरों, गर्दन आदि अंगों पर झुर्रियां पड़ने लगती हैं अतः वृद्धावस्था तक प्रोटीन की जरूरत पड़ती रहती है। तो ये आपने देखा कि प्रोटीन जो है शरीर की वृद्धि और विकास में कैसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। नंबर 2 है तंतुओं के पुनर्निर्माण एवं मरम्मत हेतु, यानी कि मेंटेनेंस एंड रिजनरेशन ऑफ टिश्यूज। तो देखते हैं मेंटेनेंस एंड रिजनरेशन ऑफ टिश्यूज। सभी कोशिकाएं एवं ऊतक एक जैसी क्रियाशील एवं नर्म नहीं रहते। जैसे जैसे ये पुराने होते जाते हैं ये टूटते जाते हैं। निरंतर श्रम करने एवं विभिन्न शारीरिक क्रियाओं के कारण भी विभिन्न ऊतकों में टूट फूट होती रहती है। इसके अतिरिक्त बीमार पड़ने, जल जाने, चोट लगने, घाव होने या दुर्घटना होने पर वहां की कोशिकाएं एवं ऊतक क्षतिग्रस्त हो जाते। इन टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण आवश्यक है और यह कार्य प्रोटीन द्वारा ही संपन्न होता है। शिशुओं, बच्चों, गर्भवती एवं धात्री माता को अधिक प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। कितनी बार हमने पढ़ा है, शरीर की क्रियाशीलता पर भी प्रोटीन की आवश्यकता निर्भर करती है। आंत्र मार्ग के आवरण यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल लाइनिंग में प्रतिदिन टूट फूट होता रहता है तथा नए आवरण यानी कि लाइनिंग का निर्माण होता है। इसी तरह लाल रक्त कणिकाएं 120 दिन के बाद यानी कि 120 दिन बाद टूट जाती हैं और इसके स्थान पर दूसरी लाल रक्त कणिकाएं RBC का निर्माण हो जाता है। ऑपरेशन की दशा में प्रोटीन की आवश्यकता बढ़ जाती है। जब किसी व्यक्ति का ऑपरेशन होता है तो उस कंडीशन में प्रोटीन की मांग बढ़ जाती है। ऑपरेशन में रक्त अधिक बह जाता है। रक्त बहने पर रक्त को जमने के लिए फाइब्रिन नामक प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। किस प्रोटीन की? फाइब्रिन नामक प्रोटीन की आवश्यकता क्यों
के पड़ती है। क्यों पड़ती है? रक्त बहने पर रक्त को जमाने के लिए फाइब्रिन नामक प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टॉप मार्क कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछ लिया गया कि रक्त बहने पर रक्त को जमाने के लिए किस तरह के प्रोटीन की आवश्यकता होती है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? फाइब्रिन नामक प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। फाइब्रिन है फाइब्रिनोजन का जाल बनाती है जिसमें श्वेत एवं लाल रक्त कणिकाएं तथा रक्त के ठोस भाग आकर फंस जाते हैं और रक्त का बहना बंद हो जाता है। फाइब्रिन प्रोटीन की कमी से फाइब्रिनोजन का जाल देरी से बनता है, तब तक अधिक मात्रा में रक्त बह जाता है। नंबर 3 है शरीर के विभिन्न क्रियाओं को नियमित करना, यानी कि टू रेगुलेट बॉडी प्रोसेस। प्रोटीन का हमारे शरीर के विभिन्न क्रियाओं को नियमित करने में महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे नंबर 1 अम्ल क्षार की मात्रा को नियमित करना, अर्थात टू रेगुलेट एसिड बेस बैलेंस। प्रोटीन हमारे शरीर में अम्ल एवं क्षार की मात्रा को नियमित रखता है। जब कभी हमारे शरीर में अम्ल अथवा क्षार की मात्रा की अधिकता या कमी हो जाती है तो ऐसी परिस्थिति में प्रोटीन स्वयं अम्ल या क्षार की तरह ही कार्य करता है। जैसे प्रोटीन बफर प्रोटीन, ध्यान दीजिएगा, जैसे प्रोटीन बफर प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं उस प्रोटीन को? बफर प्रोटीन कहते हैं। और अम्ल क्षार की मात्रा को संतुलित रखता है। इसी कारण रक्त की क्षारीयता बरकरार रहती है और रक्त का पीएच स्थिर यानी कि कांस्टेंट रहता है। नंबर 2 हार्मोन्स का निर्माण करना, यानी कि सिंथेसिस ऑफ हार्मोन्स। प्रोटीन हार्मोन्स के निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं। हार्मोन्स विभिन्न गतिविधियों को नियमित एवं नियंत्रित करते हैं, जैसे थायरॉक्सिन हार्मोन्स ऑक्सीकरण क्रिया एवं शारीरिक वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। इंसुलिन रक्त में ग्लूकोज के स्तर को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते। इसी तरह पिट्यूटरी एड्रीनेलिन नारेड्रिलेनिन यौन हार्मोन आदि शरीर में विभिन्न कार्यों को संपन्न करते हैं। प्रोटीन के अभाव में हार्मोन का निर्माण एवं स्त्राव ठीक प्रकार से नहीं हो पाता। नंबर 3 है एंजाइम का निर्माण करना, अर्थात सिंथेसिस ऑफ एंजाइम्स। हार्मोन्स की तरह ही एंजाइम्स भी प्रोटीन के ही बने होते हैं। प्रोटीन एंजाइम्स का निर्माण करते हैं। एंजाइम शरीर में विभिन्न क्रियाओं को संपन्न करते हैं, जैसे भोजन का पाचन, ऑक्सीकरण, चयापचय आदि। पेप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज आदि एंजाइम्स का निर्माण प्रोटीन की उपस्थिति में ही होता है। शरीर में कई नाइट्रोजन युक्त यौगिकों के निर्माण में भी प्रोटीन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये नाइट्रोजन युक्त यौगिक शरीर में कई रासायनिक क्रियाओं को पूर्ण करते हैं। नंबर 4 है एंटीबॉडीज के निर्माण, यानी कि सिंथेसिस ऑफ एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज शरीर को विभिन्न रोगों से लड़ने हेतु क्षमता प्रदान करते हैं और शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करते हैं। एंटीबॉडीज का निर्माण भी प्रोटीन द्वारा ही होता है। भोजन में प्रोटीन की न्यूनता से एंटीबॉडीज का निर्माण नहीं हो पाता, फलतः व्यक्ति में रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। व्यक्ति कई प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है। व्यक्ति बार बार बीमार पड़ता है और रोगी हो जाता है। अतः स्वस्थ और निरोग जीवन व्यतीत करने के लिए भोजन में प्रोटीन का रहना नितांत जरूरी है, ताकि शरीर में एंटीबॉडीज का निर्माण होता रहे और मनुष्य स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सके। नंबर 5 है जल संतुलन बनाए रखने में, यानी कि मेंटेनेंस ऑफ वाटर बैलेंस। तो इसमें भी क्या करता है? प्रोटीन की कमी से शरीर में पानी की मात्रा बढ़ जाती है। रक्त के प्लाज्मा में प्रोटीन कोलाइड्स के रूप में उपस्थित रहते हैं। ये प्रोटीन कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन्स के द्वारा नहीं छन सकते। प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन हमारे शरीर में परासरण दाब पैदा करता है, जिसकी वजह से शरीर में जल संतुलन बना रहता है। परासरण दाब क्या होता है? अर्थात ऑस्टोमेटिक प्रेशर। परासरण दाब का मीनिंग ऑस्टोमेटिक प्रेशर, जो वह दाब है जो परासरण क्रिया यानी कि ऑस्मोसिस द्वारा कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली पर पड़ता है। प्रोटीन की कमी की दशा में रक्त में उपस्थित प्रोटीन के कण रक्त वाहिनियों से बाहर निकल जाते हैं और उनमें पानी जमा होने लगता है। शरीर के सभी कोशिकाओं एवं तंतुओं में पानी भर जाता है, जिससे शरीर में पानी की मात्रा बढ़ जाती है और सूजन हो जाती है। तो ये आज की क्लास को यहीं तक करते हैं, क्योंकि क्लास काफ़ी बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास में हमने क्या जाना है, एक बार क्विक रिवीजन के माध्यम से देख लेते हैं।
तो आज की क्लास में फ्रेंड्स हमने देखा प्रोटीन के गुण और प्रोटीन के कार्य। प्रोटीन के कार्य के अंतर्गत हम देख रहे हैं क्या, शरीर के विभिन्न क्रियाओं को नियमित करने में हमने जो है शरीर में जो विभिन्न क्रियाएं होती है, हमारा पहला अम्ल क्षार की मात्रा को नियमित करना, हार्मोन्स का निर्माण, एंजाइम का निर्माण, एंटीबॉडीज के निर्माण, जल संतुलन बनाए रखना है। और तो ये सारी चीज़ें हमने आज की क्लास में देखी है। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। कहीं पे भी कोई डाउट रह जाता है किसी वर्ड किसी सेंटेंस में तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं कि क्लासेस आपको कैसी लगती है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। धन्यवाद।